नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राजा भैया की क्लास में। आज हम देखने वाले हैं सीपीसीटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारा 26 सितंबर 2015 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर में पहले आपको 52 नंबर के कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, टू स्विच बिटवीन टू एप्लीकेशंस वी मस्ट प्रेस। दो एप्लीकेशन के बीच में स्विच करने के लिए हमें रिक्त स्थान दबाना चाहिए। चार ऑप्शन हैं आपके कुछ इस प्रकार। पहला है आपका अल्टर प्लस टैब, दूसरा है शिफ्ट प्लस टैब, तीसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट और चौथा है अल्टर प्लस शिफ्ट। इन सब में से आपका जो सही आंसर है वो है पहला वाला, अल्टर प्लस टैब। दो एप्लीकेशंस के बीच में जब हम स्विच करते हैं तो हम अल्टर प्लस टैब प्रेस कर देते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कंट्रोल एक्स इज़ यूज्ड टू। कंट्रोल एक्स का उपयोग रिक्त स्थान के लिए किया जाता है। कंट्रोल एक्स का उपयोग जो है हम क्यों करते हैं? कॉपी सिलेक्टेड आइटम्स जो हमने सिलेक्ट कर रखा है उसे कॉपी करने के लिए, चयनित आइटम को पेस्ट करने के लिए, अगर आपने कुछ सिलेक्ट कर रखा है और उसे पेस्ट करना है उसके लिए, कट सिलेक्टेड आइटम्स अगर आपने कुछ सिलेक्ट कर रखा है और उसे कट करना है उसके लिए, या सिलेक्ट ऑल कंटेंट्स ऑफ द पेज। इस जो भी आपका पर्टिकुलर पेज है उसमें जितना भी आपके पास मटेरियल है उस सबको सिलेक्ट करने के लिए। चार ऑप्शंस में आपका जो सही वाला है वो है तीसरा वाला, कट सिलेक्टेड आइटम्स। अगर आपको कुछ कट करना है तो उसे सिलेक्ट कर लेंगे आप। सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल एक्स जब प्रेस करेंगे तो वो कट हो जाएगा। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, एक्सेल में रो और कॉलम के मेल को कहते हैं। एमएस एक्सेल जो आप यूज़ करते हैं, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड ए कॉलम इज कॉल्ड। तो पहला ऑप्शन है आपका स्क्वायर, सेकंड है क्यूबिकल, थर्ड है सेल और फोर्थ है वर्कशीट। आपके पास जो ऑप्शन एक्सेल जो रहता है तो उसमें जो रो और कॉलम रहते हैं तो दोनों जब एक जगह मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है सेल। थर्ड वाला जो आपका ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है, सेल बोला जाता है। चौथा क्वेश्चन जो आपका है वो इस प्रकार है कि कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट इज यूज्ड टू। कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट का उपयोग रिक्त स्थान हेतु किया जाता है। क्यों करते हैं हम कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट का उपयोग? तो कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट का उपयोग आप करते हैं, देखो ऑप्शन है आपके पास, कंप्यूटर रिबूट करने के लिए, विंडोज़ स्टार्टअप मेनू खोलने के लिए, स्क्रीनशॉट बनाने के लिए, या फिर सिलेक्ट किए गए आइकन का पुनः नामकरण करने के लिए। रिबूट द कंप्यूटर, ब्रिंग अप विंडोज़ स्टार्टअप मेनू, क्रिएट ए स्क्रीनशॉट एंड फोर्थ इज रीनेम सिलेक्टेड आइकॉन्स। क्यों किया जाता है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट का यूज़? तो रीबूट द कंप्यूटर, आपका जो कंप्यूटर है उसे रीबूट करने के लिए, आपका जो सिस्टम है उसे रीबूट करने के लिए कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका वो है, वी प्रेस अल्टर प्लस F4 टू। हम अल्टर प्लस F4 रिक्त स्थान के लिए दबाते हैं। क्यों दबाते हैं हम अल्टर प्लस F4? तो अल्टर प्लस F4 आप ऑप्शन है आपके पास, क्रिएट ए न्यू फोल्डर, सेकेंड है क्रिएट ए न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, थर्ड है क्लोज द करंट ओपन प्रोग्राम एंड फोर्थ इज रिफ्रेश द पेज। नया फोल्डर बनाने के लिए, या नया कोई सा वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, या समसामयिक खुले प्रोग्राम को बंद करने के लिए। मतलब जो अभी आपका करंट में खुला हुआ प्रोग्राम है जिसमें आप वर्क कर रहे हो उसे बंद करने के लिए, या फिर आपके पेज को रिफ्रेश करने के लिए। तो आपका जो सही ऑप्शन रहेगा वो है कि आपका जो क्लोज द करंट ओपन प्रोग्राम, अभी जो जिस भी फाइल वगैरह में आप अगर कोई वर्क कर रहे हो और उसे अगर आपको बंद करना हो, समसामयिक खुले प्रोग्राम को बंद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट टू कन्वेंट द हाइलाइट्स सेक्शन
highlighted section into italic pattern we press। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में हाईलाइटेड किए सेक्शन को इटैलिक करने हेतु हम दबाते हैं। आपने कुछ सिलेक्ट कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, और उसे अगर आपको इटैलिक करना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल आई, कंट्रोल जे, कंट्रोल के और कंट्रोल एल। ठीक है, तो देखिए कंट्रोल जे जो है आपका ये है होता है जस्टिफाई के लिए, कंट्रोल आई जो है आपका इससे होता है इटैलिक। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही रहेगा। अगर आपको इटैलिक करना है तो आप हाईलाइटेड सेक्शन को या सिलेक्टेड सेक्शन को कंट्रोल आई अगर आप प्रेस करते हैं तो वो इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन। इसमें है कि इन MS Excel देयर इज इमीडिएटली बिलो द टाइटल बार। MS Excel में टाइटल बार के नीचे रिक्त स्थान होता है, तो क्या होता है? आपका ऑप्शन है फर्स्ट टेक्स्ट एरिया, सेकंड मेनू बार, थर्ड स्टैंडर्ड टूल बार एंड फोर्थ स्क्रॉल बार। टेक्स्ट क्षेत्र, मेनू बार, स्टैंडर्ड टूल बार या स्क्रॉल बार। ठीक है, तो इसका जो आपका ऑप्शन है, इसका जो सही वाला आपका जो ऑप्शन है वो है स्क्रॉल बार। MS Excel में स्क्रॉल बार रहता है कहाँ? टाइटल बार के जस्ट नीचे स्क्रॉल बार रहता है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कौन सा है? तो फर्स्ट है आपका कंट्रोल्स इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस। मतलब क्या करता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो रहता है वो क्या करता है? आंतरिक कंप्यूटर प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है, बाहरी कंप्यूटर प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है, सिर्फ अंग्रेजी को मशीनी भाषा में बदलता है, या फिर सिस्टम का एक कोमल हिस्सा है। कंट्रोल्स इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस, कंट्रोल्स एक्सटर्नल कंप्यूटर ऑपरेशंस, converts only English to machine language, is soft part of the system। तो इसमें जो है आपका फर्स्ट वाला जो आपका ऑप्शन है कंट्रोल्स इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस, ये जो आपका सॉफ्टवेयर रहता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है, वो कंप्यूटर की जो आंतरिक प्रक्रियाएं होती हैं, कंप्यूटर की जो आंतरिक प्रक्रियाएं होती है, जो कंप्यूटर आंतरिक में जो कार्य करता है उसको कंट्रोल करने का वर्क करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम। अंडर विच मेनू इज प्रिंट प्रीव्यू फाउंड इन वर्ड। वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू किस मेनू के अंदर पाया जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आप MS वर्ड में वर्क करते हो तो किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए प्रीव्यू आप देखते ही हो, तो उसके लिए इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट इज फाइल, सेकंड टूल्स, थर्ड व्यू एंड फोर्थ एडिट। आपका जो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन रहता है वो कहाँ पाया जाता है? फाइल में, टूल्स में, व्यू में या एडिट में। तो आपका जो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन पाया जाता है वो आपका रहता है फाइल में, फाइल्स में। जब भी आप वर्ड में कुछ टाइप वगैरह या कुछ एक्सेल में भी अगर कहीं करते हो तो होम के पहले आपका एक ऑप्शन रहता है फाइल के नाम से, उसमें अगर आप जाते हैं प्रिंट में अगर आप जाते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपका। तो आपका जो सही है वो है फाइल। ठीक है, अगला आपका जो ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन सॉरी, वो है आपका F2 की इज़ यूज्ड टू चेंज द ब्लैंक ऑफ फाइल फोल्डर। फाइल फोल्डर का रिक्त स्थान बदलने के लिए F2 की का प्रयोग किया जाता है। कोई सी फाइल या फोल्डर है तो उसे क्या बदलने के लिए F2 का यूज़ करते हैं हम? आपके ऑप्शन है फर्स्ट कलर, सेकंड साइज, 3 नेम एंड फोर्थ स्टाइल। रंग बदलने के लिए, साइज़ बदलने के लिए, नाम बदलने के लिए या स्टाइल बदलने के लिए। तो आप जो है F2 का जो यूज़ करते हैं तो उसमें आपका जो सही वाला है वो है थर्ड वाला, नेम।
अगर आपको किसी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना है तो आप सिंपली F2 दबाएंगे तो आपके पास रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम। किसी शब्द पर माउस से डबल क्लिक करने से, डबल क्लिकिंग ए वर्ड विथ ए माउस, क्या होता है अगर आप डबल क्लिक करते हो तो? फर्स्ट ऑप्शन आपका डिलीट द वर्ड, सेकेंड इज सिलेक्ट द कंप्लीट वर्ड, थर्ड क्रिएट्स स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स एंड फोर्थ चेंजेस द केस ऑफ कैरेक्टर्स। शब्द डिलीट हो जाता है या फिर संपूर्ण शब्द सिलेक्ट हो जाता है, तीसरा है अक्षरों के बीच में स्पेस आ जाता है, और चौथा है अक्षरों का केस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो है इसमें सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सही है, सिलेक्ट द कंप्लीट वर्ड। अगर आप किसी वर्ड पे डबल क्लिक करते हो माउस से तो संपूर्ण आपका जो पूरा जो शब्द है, वर्ड जो है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप किसी फाइल पे या फोल्डर के आइकॉन पे डबल क्लिक करते हो तो वो ओपन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका है प्रेसिंग शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना क्या होता है इससे? टेक्स द सिस्टम टू सेव बूट मोड, डिलीट्स द फाइल एंड थ्रो इट इन रिसाइकल बिन, डिलीट्स द फाइल विदाउट थ्रोइंग इट इनटू रिसाइकल बिन, ड्रॉप्स डाउन द विंडोज कंट्रोल मेनू। सिस्टम को सेफ बूट मोड पर ले जाता है, फाइल को डिलीट करके रिसाइकल बिन में फेंक देता है, फाइल को बिना रिसाइकल बिन में डाले डिलीट कर देता है, या विंडोज़ कंट्रोल मेनू को गिरा देता है। क्या होना चाहिए इसका? तो इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो सही है, डिलीट द फाइल विदाउट थ्रोइंग इट इनटू रिसाइकल बिन। जो आपकी फाइल रहती है उसे बिना रिसाइकल बिन में डिलीट कर देता है, जिसे हम परमानेंट डिलीट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्राफिक आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड विथ द हेल्प ऑफ ए। निम्न में से किसकी मदद से ग्राफिक आउटपुट उत्पादित किया जा सकता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है फर्स्ट है प्लॉटर, सेकंड प्रिंटर, थर्ड स्पीकर्स एंड फोर्थ मॉनिटर। किसकी मदद से? प्लॉटर की, प्रिंटर की, स्पीकर की या मॉनिटर की मदद से आपका जो ग्राफिक्स आउटपुट है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका प्लॉटर। प्लॉटर ही आपका राइट ऑप्शन है, प्लॉटर इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, प्लॉटर की मदद से आप ग्राफिक्स आउटपुट को जो है वो बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका यहाँ पे है फॉर ओपनिंग एन एक्सिस्टिंग डॉक्यूमेंट प्रेस। अगर किसी वर्तमान डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए रिक्त स्थान दबाना चाहिए, कोई सा डॉक्यूमेंट बना हुआ है आपके पास और उसे खोलने के लिए आप क्या दबाएंगे? ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल आई, कंट्रोल ओ, कंट्रोल प्लस अल्टर, कंट्रोल प्लस डबल क्लिक। ठीक है, क्या करेंगे आप? अगर आपके पास कोई सा एक डॉक्यूमेंट है और उसे अगर आपको ओपन करना है तो आप क्या प्रेस करेंगे? तो उसके लिए आप प्रेस करेंगे कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ का फुल फॉर्म है यहाँ पे ओपन। ठीक है, कंट्रोल ओ से आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं ड्रॉप कैन ऑप्शन इज़ फाउंड इन। ड्रॉप कैप का ऑप्शन जो है वो किस में पाया जाता है? ड्रॉप कैप का जो आपका ऑप्शन है वो काय में पाया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है इंसर्ट में, फॉर्मेट में, एडिट में या टूल्स में। ठीक है, ड्रॉप कैप का जो आपका ऑप्शन है वो आपका फॉर्मेट में पाया जाता है। जब भी आप फॉर्मेट ओपन करते हो, फॉर्मेट का जो आप ऑप्शन ओपन करते हो तो उसमें जो है आपके पास एक ड्रॉप कैप का ऑप्शन भी आता है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजेस इज यूज्ड फॉर कंपोजिशन इन प्रिंटिंग प्रेस। निम्न में से कौन सा पैकेज प्रिंटिंग प्रेस के कंपोजिशन में प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है आपका लोटस, सेकंड है डी बेस, थर्ड है पेज मेकर एंड फोर्थ इज वर्ड परफेक्ट। ये जो है इनमें से कौन सा है ऑप्शन, जो कौन सा जो पैकेज है वो प्रिंटिंग प्रेस में कंपोजिशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, पेज मेकर, सी वाला पेज मेकर। ठीक है, पेज मेकर जो है वो आपका प्रिंटिंग प्रेस में कंपोजिशन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज एन एक्सटर्नल इंडेक्स ऑफ वेरियस स्लाइड्स प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो विभिन्न स्लाइड प्रेजेंटेशन का बाहरी इंडेक्स है। प्रेजेंटेशन के लिए जो बाहरी इंडेक्स रहता है, फर्स्ट आपका नोट्स पार्ट, सेकंड स्लाइड पार्ट, थर्ड आउटलाइन पार्ट एंड फोर्थ शॉर्टर व्यू। नोट्स पार्ट है या स्लाइड पार्ट है या आउटलाइन पार्ट है या शॉर्टर व्यू है। तो इसका लिए इसका जो है आपका जो प्रेजेंटेशन वगैरह जो रहते हैं उसमें आपने देखा होगा स्लाइड वाइज होते हैं। जब वो नेक्स्ट की प्रेस करते हैं तभी आपकी सेकंड स्लाइड होती है। तो इसके लिए जो है स्लाइड पार्ट वाला जो सेकंड ऑप्शन है आपका स्लाइड पार्ट, यही राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला है हमारा अ टास्क बार इज़ यूजुअली लोकेटेड। ठीक है, टास्क बार सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो टास्क बार के लिए आपके जो पास जो ऑप्शन है, एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, इन द मिडल ऑफ स्क्रीन, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन। टास्क बार जो नॉर्मली सामान्यतः जो जहाँ पाया जाता है वो कौन सी जगह है, स्क्रीन में सबसे नीचे, स्क्रीन में सबसे ऊपर, स्क्रीन के बीचों बीच या स्क्रीन के बाईं ओर। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो ऑप्शन है ए वाला सही है, एट द बॉटम ऑफ स्क्रीन। नॉर्मली जो है वो स्क्रीन के आपकी जो डिस्प्ले है उसके बॉटम में पाया जाता है, बाद में आप उसे सेटिंग करके ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट कहीं भी ले जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू डबल अंडरलाइन द टेक्स्ट ब्लैंक इज यूज्ड। टेक्स्ट को 2 बार रेखांकित करने के लिए रिक्त स्थान का प्रयोग किया जाता है। अगर आप अंडरलाइन करते हो तो कंट्रोल यू से नॉर्मली आप कर देते हो, लेकिन अगर आपको डबल अंडरलाइन करनी है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे। तो उसके ऑप्शन हैं आपके पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, सेकंड कंट्रोल डी, थर्ड शिफ्ट डी एंड फोर्थ अल्टर डी। ठीक है, अगर आपको डबल अंडरलाइन करना है तो आप कौन सी की प्रेस करोगे आप। तो उसके लिए आपका जो राइट ऑप्शन है फर्स्ट वाला, फर्स्ट इज़ योर राइट ऑप्शन। ये जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ये अगर आप एक साथ प्रेस करते हो तो डबल अंडरलाइन हो जाती है। ठीक है, अगला है आपका यूजिंग द चार्ट विजार्ड वन कैन क्विकली एंड ईजीली टर्न द। ठीक है, चार्ट विजार्ड का प्रयोग करते हुए कोई भी आसानी एवं जल्दी से रिक्त स्थान बदल सकता है। क्या बदल सकता है, तो डाटा इनटू चार्ट्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है, डाटा का चार्ट और डाटा को चार्ट में एवं इसका उल्टा भी। ठीक है, सेकंड है आपका डाटा इनटू चार्ट्स, आपका जो डाटा है उसको चार्ट में, इन्फॉर्मेशन को डाटा में, इन्फॉर्मेशन टू डाटा, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको डाटा में चेंज कर देता है। या फिर चार्ट्स इनटू मोस्ट एडवांस्ड चार्ट्स, जो चार्ट है आपका उसको एडवांस चार्ट में कर देता है। ठीक है, तो आपके जो 4 ऑप्शन हैं इसमें से आपका
बी वाला जो है बी वाला जो है वो राइट आंसर है आपका। डाटा जो है उसको चार्ट में चेंज कर देता है, ठीक है, ये बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कीबोर्ड। निम्न में से कीबोर्ड की कौन सी कमांड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के काम आती है। बहुत ही बहुत ही मतलब इजी सवाल है कि अगर आपको प्रिंट निकालनी है तो आप कीबोर्ड में क्या प्रेस करेंगे। ठीक है, आपके ऑप्शन है कंट्रोल पी, अल्टर पी, शिफ्ट पी या टैब पी। इनमें से आप कौन सा यूज़ करेंगे अगर आपको प्रिंट निकालनी है तो। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो पहला वाला ऑप्शन है कंट्रोल पी नॉर्मली बिल्कुल सही है। ये एक छोटा बच्चा भी बता सकता है कि ये सही वाला है। ठीक है, प्रिंट निकालने के लिए कंट्रोल पी जब आप डायरेक्ट करते हो तो आपको प्रिंट का ऑप्शन दे देता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल व्हाट वी आर entering a formula in a cell, the user must begin with an operator such a। एक्सेल को ये बताने के लिए कि हम सेल में एक फॉर्मूला उपयोग कर रहे हैं, यूज़र को रिक्त स्थान ऑपरेटर को लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। एक्सेल हमने नॉर्मली सबने चला रखा है और एक्सेल में अगर आप कोई सा भी फॉर्मूला डालते हो तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या प्रेस करते हो। एक्सेल में अगर आपको कोई सा फॉर्मूला लगाना है तो नॉर्मली आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा। तो नॉर्मली जो है आपके पास जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन फर्स्ट है आपका डॉलर, सेकंड है एट द रेट, थर्ड है इज इक्वल एंड फोर्थ है स्लैश। इन चारों में से क्या प्रेस करेंगे आप अगर आपको एक्सेल में कोई सा फॉर्मूला यूज़ करना है तो एक्सेल में अगर आप कोई सा फॉर्मूला लगाने वाले हो तो सबसे पहले आपको जो है इज़ इक्वल टू लगाना पड़ेगा। थर्ड वाला जो आपका ऑप्शन है वो सही है। इक्वल का जो अगर आप ऑप्शन लगाएंगे और बाद में कुछ भी अगर आप टाइप करते हो तो वो फॉर्मूला आप आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू इंक्लूड पिक्चर डाटा टाइप शुड बी। चित्र को सम्मिलित करने के लिए डाटा टाइप रिक्त स्थान होना चाहिए। फर्स्ट इज OLE, सेकंड हाइपरलिंक, थर्ड यस और नो एंड फोर्थ इज पिक्चर। आपका जो डाटा टाइप है वो होना चाहिए OLE के रूप में, हाइपरलिंक के रूप में, हाँ या ना के रूप में या चित्र के रूप में। चित्र सम्मिलित करने के लिए, ठीक है, अगर आप फोटो ऐड कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, तो उसका जो आपका ऑप्शन है, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। इसमें आप अगर OLE के फॉर्म में आपके पास जो है डाटा होना चाहिए तो उसमें आप जो है पिक्चर ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, रिसाइकल बिन प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ। जो रिसाइकल बिन का फ़ायदा यह है कि क्या है फ़ायदा रिसाइकल बिन का, तो फर्स्ट है आपका रिस्टोरिंग डिलीट्स फाइल, रिसाइकलिंग ऑफ डस्टबिन, होल्डिंग द डिलीट्स फाइल्स परमानेंटली, सेविंग द सिस्टम फ्रॉम द अटैक ऑफ वायरस। देखो, हम डिलीट करी हुई फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आपने कुछ डिलीट कर दिया और बाद में पता चला कि ये तो गलती से हो गया, नहीं करना था, तो उसको आप रिस्टोर कर सकते हो। दूसरा डस्टबिन का पुनरुपयोग। तीसरा जो है आपका डिलीट की हुई फाइलों को हमेशा के लिए बचा के रखना। या चौथा है सिस्टम को वायरस के हमले से बचाना। ठीक है, अब ये जो है आपका नॉर्मल सा है कि रिसाइकल बिन का जो यूज़ है वो क्यों किया जाता है। तो हम अगर कोई डिलीट जो हम कोई सी फाइल वगैरह या कुछ डिलीट कर देते हैं तो रिसाइकल बिन में जाके हम उसे वापस रीस्टोर कर सकें। ए वाला जो आपका ऑप्शन है वो राइट वाला ऑप्शन है, ए इज़ योर राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। व्हाट मेनू इज सिलेक्टेड टू कट, कॉपी एंड पेस्ट। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू का चयन किया जाता है? ठीक है, फर्स्ट है फाइल, सेकंड है टूल्स, थर्ड है स्पेशल और फोर्थ है एडिट। बताइए कौन से फाइल का उपयोग किया जाता है अगर आप कट, कॉपी और पेस्ट करते हैं तो फाइल मेनू का कौन से मेनू का चयन किया जाता है? तो देखिए ये जो है आपका एडिट वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, एडिट, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्राउज़र। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? ठीक है, वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके पास विंडोज़ एक्सपी, सेकेंड है C++, थर्ड है पावर कोड एंड फोर्थ इज IE8। इनमें से जो वेब ब्राउज़र है वो कौन से वाला है? ठीक है, तो आपका जो वेब ब्राउज़र है वो है चौथे वाला। चौथे वाला जो है आपका वेब ब्राउज़र है IE8। ये एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, बाकी फर्स्ट वाली एक विंडो है, C++ जो है आपकी एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, पावर कार्ड जो है ये एक कार्ड रहती है एंड IE8 इज़ ए वेब ब्राउज़र। ठीक है, ए मोबाइल SMS कैन नॉट कंटेंट। एक मोबाइल SMS में रिक्त स्थान नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तो फर्स्ट है अल्फ़ाबेट्स, सेकंड है नंबर्स, थर्ड है अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड फोर्थ है वीडियो। मोबाइल से जो SMS सेंड किया जाता है तो उसमें क्या नहीं हो सकता? तो मोबाइल से जो हम SMS सेंड करते हैं उसमें वीडियो आप सेंड नहीं कर सकते हो। अल्फ़ाबेट लिखकर आप सेंड कर सकते हो, नंबर भी आप सेंड कर सकते हो, लेकिन जो वीडियो है वो SMS के थ्रू सेंड नहीं कर सकते आप। SMS वीडियो के लिए आप व्हाट्सअप, टेलीग्राम, दूसरे एप्लीकेशंस का आपको यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन SMS के थ्रू आप वीडियो सेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल्स यूजेज। मोबाइल्स के लिए ग्लोबल सिस्टम किसका उपयोग करता है? मोबाइल्स के लिए जो आपका ग्लोबल सिस्टम रहता है वो किसका उपयोग करता है? तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक, स्प्रेड स्पेक्ट्रम तकनीक का यूज़ करता है। सेकंड है आपका नैरो बैंड TDMA, थर्ड है ब्रॉडबैंड CDMA एंड फोर्थ इज़ ब्रॉडबैंड TDMA। तो आपका जो मोबाइल्स जो ग्लोबल सिस्टम है वो मोबाइल्स के लिए किसका यूज़ करता है? तो मोबाइल्स के लिए जो ग्लोबल सिस्टम है वो नैरो बैंड का यूज़ करता है, नैरो बैंड TDMA इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। व्हाट इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग HTML। निम्न में से कौन सा कथन HTML के लिए गलत है? गलत है यहाँ पे। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। फर्स्ट आपका ऑप्शन है इट इज़ नॉट ए वर्ड प्रोसेसिंग टूल, सेकेंड है टैग सेमेंटिक्स आर फिक्स्ड, थर्ड है टैग सेट आर फिक्स्ड एंड फोर्थ इज इट इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यह एक वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है, टैग सेमेंटिक्स फिक्स रहते हैं, टैग सेट फिक्स रहते हैं और यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, तो इसके लिए जो है डी वाला जो आपका ऑप्शन है वो सही है। HTML जो है वो एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। इसके लिए आपका जो इस वाले को जो सही आंसर जो है वो है डी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। वेब डॉक्यूमेंट्स आर रिटन इन। आपके जो वेब डॉक्यूमेंट जो हैं वो लिखे जाते हैं
किस में लिखे जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका HTML, सेकंड है आपका C, थर्ड है C++ एंड फोर्थ है COBOL। ठीक है, तो इसका वाला इसमें जो है आपके पास जो यहाँ पे जो शो हो रही है, C एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। लेकिन अभी आपने देखा कि HTML जो है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, और अभी जो है वेब डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ही लिखे जाते हैं। तो इसके लिए आपका कौन सा वाला सही रहेगा? ए वाला, जो HTML है ये। HTML जो है इसमें जो वेब डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिखे जाते हैं। ठीक है, अगला जो है हम देखते हैं, विच टैग इज़ यूज्ड टू हाइपरलिंक ऑन द वेब पेज थ्रू HTML लैंग्वेज। HTML भाषा के द्वारा वेब पेज पर हाइपरलिंक करने के लिए किस टैग का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो उसमें जो है आपके पास ऑप्शन है href A का, लिंक का या H लिंक का। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट वाला आंसर जो रहेगा वो है ए वाला। ठीक है, इसका यूज़, इस टैग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज़ यूज्ड टू क्वाइट फ्रॉम एन ईमेल अकाउंट। किसी ईमेल अकाउंट से बाहर जाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कोई सा ईमेल अकाउंट है उसमें से अगर आपको बाहर आना है तो किसका यूज़ करेंगे? ऑप्शन है आपका, फर्स्ट इज साइन इन, सेकंड साइन आउट, थर्ड साइन अप एंड फोर्थ इज साइन डाउन। तो आप यूज़ करेंगे साइन आउट का। अगर आपको किसी भी ईमेल अकाउंट से बाहर जाना है तो आप उसे साइन आउट करेंगे या लॉग आउट करेंगे, बात एक ही है वो। तो ये इसका यूज़ आप करेंगे साइन आउट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, org.org इज़ ए डोमेन ID विच मे बी यूज्ड फॉर। .org नाम का जो डोमेन ID जो है इसका प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है लिस्टेड कंपनीज, सेकंड मिलिट्रीज, थर्ड है NGOs एंड फोर्थ इज एजुकेशनल फर्म्स। ठीक है, सूचीबद्ध कंपनियां, या फिर सेना के लिए, या फिर गैर सरकारी संगठनों के लिए, या फिर शैक्षणिक संस्थाओं के लिए। .org जो है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो इसका जो यूज़ किया जाता है वो है NGOs के लिए किया जाता है। ठीक है, गैर सरकारी संगठनों के लिए .org का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मैसेजेस सेंट विया ईमेल। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल द्वारा भेजे गए मैसेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो आपके ऑप्शन है FTP, सेकेंड है TCP और IP, थर्ड है आपका HTTP, या फोर्थ है SMTP। कौन सा जो प्रोटोकॉल है वो ईमेल द्वारा भेजे गए मैसेजेस की जानकारी प्रदान करता है? तो वो है आपका SMTP। SMTP जो है वो ईमेल्स की द्वारा भेजे गए जो मैसेजेस हैं उनकी जानकारी आपको प्रदान करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द मोस्ट वाइडली यूज्ड कमर्शियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अत्यधिक रूप से वाणिज्य में प्रयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, तो उसके ऑप्शन है आपके पास बेसिक, सेकंड COBOL, थर्ड है आपका फोर्ट्रेन एंड फोर्थ इज पास्कल। तो जो है वाणिज्य में प्रयोग की जाने वाली प्रोग्राम भाषा है। ठीक है, तो वो है आपकी फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन जो आपकी लैंग्वेज है ये कमर्शियल लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, TCP इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइविंग द मैसेज इनटू पैकेट्स ऑन सोर्स कंप्यूटर
whereas IP is responsible for। ठीक है, TCP सोर्स कंप्यूटर पर मैसेज को पैकेट में विभाजित करने के जिम्मेदार हैं, जबकि IP रिक्त स्थान के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है सर्वर और वर्क स्टेशनों के बीच कनेक्शन बनाने में, सेकंड है आपका यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रदान करने में, थर्ड है आपका डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस रखने में, फोर्थ है बहुत से यूज़र्स को ऑनलाइन संपर्क करने देने में। ठीक है, तो ये जो है एस्टेब्लिशिंग कनेक्शंस बिटवीन सर्वर एंड वर्क स्टेशंस, प्रोवाइडिंग यूज़र फ्रेंडली सिस्टम इंटरफेस। आपका जो है नेक्स्ट है हैंडलिंग द एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन कंप्यूटर, एंड फोर्थ इज अलाउिंग मल्टीपल यूज़र्स टू कम्युनिकेट ऑनलाइन। ठीक है, तो इसमें आपका जो है IP का यूज़ पूछा गया है, तो उसके लिए जो है आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है आपका। थर्ड इज़ योर राइट आंसर, हैंडलिंग द एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन कंप्यूटर, डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस रखने में। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं, ये जो आपके सामने एक नंबर शो हो रहा है। ठीक है, पढ़ देता हूँ मैं, 192.6.200.123, ये वाला जो आपका नंबर है, ये वाला जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, तो ये एक है, ये वाला जो नंबर है ये क्या है, तो आपका फर्स्ट आंसर है ईथरनेट एड्रेस, सेकंड IP एड्रेस, थर्ड कंप्यूटर एड्रेस और फोर्थ है लेन एड्रेस। ये वाला जो है ये आपका कौन सा एड्रेस है, तो ये वाला जो है आपका IP एड्रेस है, ये जो है IP एड्रेस है। ठीक है, IP एड्रेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38, इसमें है टेली कम्युनिकेशन यंत्र का एक उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ टेली कम्युनिकेशन डिवाइस इज, फर्स्ट है आपका कीबोर्ड, सेकंड माउस, थर्ड है मॉडेम एंड फोर्थ इज प्रिंटर। टेली कम्युनिकेशन के लिए जो उदाहरण है तो वो क्या है, तो वो है आपका मॉडेम। थर्ड वाला जो आपका आंसर है मॉडेम जो है वो टेली कम्युनिकेशन के लिए, टेली कम्युनिकेशन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि द ब्लैंक मैनुअल टेल्स यू हाउ टू यूज़ ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ठीक है, रिक्त स्थान दर्शिका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के इस्तेमाल को बताती है। तो क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्रामिंग, टेक्निकल और यूज़र, कौन सी है, तो आपकी जो है यूज़र जो है, फोर्थ वाला जो यूज़र है, यूज़र दर्शिका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इस्तेमाल को बताती है। ठीक है, अगला इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए राउटर इज, निम्न में से राउटर संबंधित गलत कथन क्या है, तो ऑप्शन है आपके पास, इट यूजेस लॉजिकल एड्रेस, सेकेंड है इट कैन हैंडल डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, इट कैन लिंक ईथरनेट टू मेन फ्रेम एंड फोर्थ इज इट यूजेस फिजिकल एड्रेस। यह लॉजिकल पते का उपयोग करता है, यह विभिन्न प्रोटोकॉल को हैंडल करता है, या ईथरनेट को मेन फ्रेम में जोड़ता है, या फिर यह फिजिकल एड्रेस का प्रयोग करता है। तो इसका जो है आपका डी वाला जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही ऑप्शन है, यह जो है फिजिकल एड्रेस का प्रयोग करता है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं 41 क्वेश्चन हमारा, ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिसिमिलर नेटवर्क्स इज कॉल्ड, भिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने वाला यंत्र रिक्त स्थान कहलाता है।
क्या कहलाता है? तो फर्स्ट है आपका ब्रिज, सेकंड है आपका रेक्टिफायर, थर्ड है आपका गेटवे एंड फोर्थ इज योर बैकबोन। ठीक है, तो जो विभिन्न प्रकार के जो नेटवर्क रहते हैं उनको जोड़ने वाला जो यंत्र रहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गेटवे। ठीक है, गेटवे जो है आपका राइट आंसर है। गेटवे जो है विभिन्न प्रकार के जो नेटवर्क रहते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। जंक ईमेल का अन्य नाम है, जंक ईमेल को एक और क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट है स्पैम, सेकंड स्पूफ, थर्ड स्पूल या फिर स्नीफर। इनमें से क्या बोला जाता है? तो आपका जो है फर्स्ट वाला जो आपका ऑप्शन है स्पैम, स्पैम ही आपका सही आंसर है। ठीक है, स्पैम बोला जाता है जंक ईमेल को। नेक्स्ट हम देखते हैं द मैसेजेस विच हेल्प इन ट्रैकिंग ए यूज़र एक्टिविटी ऑन ए स्पेसिफाइक वेबसाइट आर नॉन अस। वे संदेश जो किसी विशिष्ट वेबसाइट पर यूज़र की गतिविधियों की जानकारी रखते हैं कहलाते हैं क्या? मेल्स, पैकेट्स, कुकीज़ एंड क्रैकर्स क्या कहलाते हैं? तो उसके लिए जो है वे संदेश जो किसी विशिष्ट वेबसाइट पर यूज़र की गतिविधियों की जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो उसका जो है आपका कुकीज़, कुकीज़ जो है आपका राइट आंसर है। कुकीज़ जो है आपकी गतिविधियों की जानकारी रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 44, क्वेश्चन नंबर 44। एन ईमेल अटैचमेंट इज़, ईमेल अटैचमेंट होता है तो क्या होता है? आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त की हुई रसीद, ए रिसिप्ट सेंट बाय ए रिसिपेंट, सेकंड है आपका ए सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंट अलोंग विथ एन ईमेल, ईमेल के साथ भेजा हुआ एक अलग डॉक्यूमेंट, थर्ड है ए मेलिशियस प्रोग्राम, एक खतरनाक प्रोग्राम, या फिर ए लिस्ट ऑफ CCS की एक सूची। तो जो है ईमेल अटैचमेंट जो होता है वो आपका एक प्रोग्राम रहता है, वो जो रहता है आपका एक प्रोग्राम रहता है और वो है आपका ईमेल के साथ भेजा हुआ एक अलग डॉक्यूमेंट। ठीक है, ए सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम टू सेंड अलोंग विथ ईमेल। ठीक है, यह हो गया आपका। अगला देखते हैं हम कि द NIC मैन्युफैक्चरर असाइंस a unique physical address to each NIC card. This address is known as। NIC उत्पादक हर NIC कार्ड को एक विशिष्ट फिजिकल पता प्रदान करता है, यह पता रिक्त स्थान कहलाता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट लोकेशन, सेकंड MAC एड्रेस, थर्ड सर्वर एड्रेस और फोर्थ डाटा पॉइंट। ठीक है, तो इसमें जो है आपका MAC एड्रेस जो है ये राइट है। अगला है आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर दैट कैन हैंडल कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर पैकेट स्विच नेटवर्क्स इज़। एक विशेष उपयोगी कंप्यूटर जो 2 या 2 से अधिक पैकेट स्विच नेटवर्क के कनेक्शन को हैंडल करता है वह क्या कहलाता है? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है राउटर, सेकंड है हब, थर्ड है स्विच एंड फोर्थ इज एम्पलीफायर। ठीक है, तो उसमें जो है क्या होना चाहिए बताओ यार? तो आपका जो है ए वाला राउटर, राउटर बोला जाता है उसे। ठीक है, जो एक से ज़्यादा कनेक्शन को
हैंडल करता है। ठीक है, अगला जो है इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए यूज़र हु रिटर्न्स टू ए वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट पर लौटने वाले यूज़र की पहचान कराते हैं। कौन है वो? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कुकीज़, सेकंड है आपका स्क्रिप्ट, थर्ड है आपका प्लगइन या फिर ASP। ठीक है, तो इसमें जो है आपका, इसमें भी आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। कुकीज़ जो है वो वेबसाइट पर लौटने वाले यूज़र की पहचान कराते हैं, जैसा कि अभी हमने पिछले कोई से क्वेश्चन में देखा था कुकीज़ वाला। अगला जो है आपका विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लीफाइज एंड रीस्टोर सिग्नल्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। लंबी दूरी के संचरण में निम्न में से कौन सिग्नल का प्रवर्धन एवं संरक्षण करता है? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट है ब्रिज, सेकंड गेटवे, थर्ड रिपीटर एंड फोर्थ इज राउटर। तो कौन सा वाला होना चाहिए? तो इसमें जो है रिपीटर वाला जो आपका ऑप्शन है ये सही है। रिपीटर जो है वो सिग्नल का प्रवर्धन एवं संरक्षण करता है। अगला जो है आपका फायरवॉल इज़ यूज्ड इन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स टू सेव। संचार नेटवर्क में फायरवॉल रिक्त स्थान से बचाता है। कैसे बचाता है? ऑप्शन है आपके पास अनधिकृत हमलों से, सेकंड है वायरस हमलों से, तीसरा है आग के हमलों से, या चौथा है डाटा चलित हमले। ठीक है, ये जो है आपका अनऑथोराइज्ड अटैक्स, सेकंड है वायरस अटैक्स, थर्ड है आपका फायर अटैक्स एंड फोर्थ जो है डाटा ड्राइवन अटैक्स। ठीक है, तो इसमें जो है आपका फर्स्ट वाला जो आपका ऑप्शन है, ठीक है नहीं, अनधिकृत हमले, अनऑथोराइज्ड जो अटैक्स रहते हैं उनसे बचाता है आपका फायरवॉल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 50। हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा इन सीरियल फॉर्म। निम्न में से कौन श्रेणी रूप में डाटा को संचालित करता है? ठीक है, तो इसके आपके पास ऑप्शन है कि फर्स्ट है सीरियल पोर्ट, सेकंड है सेवर, थर्ड है सिम और फोर्थ है आपका रैम। ठीक है, ये आपके जो ऑप्शन है सीरियल पोर्ट, सर्वर, सिम और रैम। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो राइट आंसर है वो है ए वाला सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट जो है वो आपको श्रेणी के रूप में डाटा संचालित करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है नई वर्कशीट अगर आपको लानी है, नई वर्कशीट प्रविष्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो कौन सी है? ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शन है Ctrl+W, Ctrl+N, Ctrl+IW एंड Alt+IW। ठीक है, तो इनमें से जो है कौन सी हो सकती है ये आपको बताना है। आपका जो है राइट आंसर है वो है डी वाला। ठीक है, Alt+IW अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका जो एक्सेल वर्कशीट रहती है उसमें एक नई वर्कशीट आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि गूगल क्रोम इज़ ए। गूगल क्रोम जो है वो एक है, तो गूगल क्रोम क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट इज़ वेब ब्राउज़र, सेकंड इज़ सर्च इंजन, थर्ड इज़ चैट मैसेंजर एंड फोर्थ इज़ ऑनलाइन मीडिया प्लेयर। ठीक है, जो आपका गूगल क्रोम है वो क्या है? एक वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, चैट मैसेंजर है या ऑनलाइन मीडिया प्लेयर है। क्या है आपका जो है गूगल क्रोम? तो गूगल क्रोम जो है आपका वो एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, गूगल क्रोम आपका एक वेब ब्राउज़र है। आपके कंप्यूटर के जो 52 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब जो है आपका नया सेशन, मतलब एक नया पार्ट आया है इसमें, जो है रीडिंग कम्प्रेंशन। ठीक है,
जिसका मतलब होता है समझ बूझ कर पढ़ना। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और उसी में से आपके पास क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका पैराग्राफ। आराम से आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। पहले आप पढ़िए, उसके बाद में आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए जो है आपका जो गद्यांश है वो यहाँ दिया गया है। ठीक है, इसे आप आराम से पढ़िए, उसके बाद में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आपको जवाब देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन जो है आपका इसमें है कि अकॉर्डिंग टू द राइटर लीडरशिप इज़। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द राइटर लीडरशिप इज़, लेखक के अनुसार लीडरशिप जो है वो क्या है, लेखक के अनुसार संचालन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, ऑप्शन बता देते हैं आपको। ऑप्शन है, फर्स्ट इज ऑल अबाउट हाउ यू मेक मनी, सेकेंड है ऑल अबाउट हाउ यू मच मनी यू मेक। ठीक है, थर्ड है नॉट अबाउट मेकिंग मनी, एंड फोर्थ इज ऑल अबाउट द क्लोथ्स यू वियर। ये हो गया आपके क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 53, और इसका जो राइट वाला आंसर है वो है 3 वाला। ठीक है, नॉट अबाउट टू मेकिंग मनी, ये वाला थर्ड वाला जो है आपका राइट आंसर है। लीडरशिप जो है उससे उसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाई डज द ऑथर से दैट ही इज़ हार्ड ऑन हिज लगेज। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास, बिकॉज ही डज नॉट लव टू कैरी इट ऑल टाइम, बिकॉज he feels shy while carrying the luggage, third because he has spent a lot of his life traveling to different place। ठीक है, and last is because he does not like to size of his traveling bag। क्या है इसका सही, देख लेते हैं अपन। इसका जो है सी वाला। ठीक है, सी वाला जो है क्या है कि because he has spent a lot of his life traveling to different place, ये वाला है उसका। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55, what did the writer assume when the handle broke again। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट है द हैंडल में नॉट गेट फिक्स्ड अगेन, सेकेंड ही इज़ यूजिंग ए पुअर क्वालिटी बैग, थर्ड जो है वह है कि द सर्विसिंग ऑफ द बैग वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री एट ऑल। ठीक है, एंड फोर्थ इज ही वुड हैव टू प्ले फॉर द रिपेयर अगेन। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो राइट वाला है वो देख लेते हैं हम। तो राइट वाला जो है आपका फोर्थ वाला, ही वुड हैव टू प्ले फॉर द रिपेयर अगेन। ठीक है, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 56, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अकॉर्डिंग टू द पैसेज देयर इज़ नो बिजनेस इफ़ यू कांट। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास कि ट्रीट द कस्टमर वेल, अलाउ द कस्टमर्स टू फॉरगेट द receipts, manage the products properly, and last is provide time to the business। ठीक है, प्रोवाइड टाइम टू द बिजनेस, ये आपके ऑप्शन हो गए। आपका जो राइट वाला है इसमें वो है ट्रीट द कस्टमर्स वेल। ठीक है, बिजनेस के लिए जो है आपको ग्राहक को सही से ट्रीट करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि द वुमेन एट द काउंटर। ठीक है, द वुमेन एट द काउंटर, ऑप्शन है आपके पास, टोल्ड द राइटर टू गेट द हैंडल फिक्स्ड समवेयर एल्स इन द सिटी, सेकेंड जो है अज्यूम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शोड लीडरशिप, थर्ड
told the writer about the exchange scheme, and fourth is did not apologize for the problem। ठीक है, इसमें जो है आपका बी वाला जो आंसर है वो सही है, एज्यूम्ड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शोड लीडरशिप। ठीक है, अब हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लेखक के अनुसार लीडरशिप से तात्पर्य है। ठीक है, तो ये जो है लेखक के अनुसार जो है लीडरशिप से तात्पर्य क्या है कि पैसे कमाने से कोई तात्पर्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि लेखक ने ये क्यों कहा कि वे अपने सामान को लेकर ज़्यादा फिक्रमंद हैं। लेखक जो है उन्होंने पैराग्राफ में क्यों कहा कि वो अपने सामान को लेकर ज़्यादा फिक्रमंद हैं, तो इसका जो है क्योंकि उन्होंने कई जगहों की यात्रा करने में काफ़ी वक्त गुजारा है। ठीक है, ये वाला आपका थर्ड वाला सही है। नेक्स्ट जो है, जब हैंडल फिर से टूट गया तब लेखक ने क्या मान लिया। तो ऑप्शन है आपके पास, हैंडल दोबारा नहीं जुड़ पाएगा, वे एक निम्न क्वालिटी का बैग उपयोग कर रहे हैं, बैग का सुधार कार्य ठीक रूप से नहीं हुआ, या फिर उन्हें सुधार कार्य के लिए फिर से भुगतान करना पड़ेगा। जब उनके बैग का हैंडल टूट गया तो उन्होंने क्या मान लिया या क्या सोचा, तो उन्होंने क्या सोचा कि उन्हें सुधार कार्य के लिए फिर से भुगतान करना पड़ेगा। उनका जो बैग का हैंडल है वो अगर वो सही फिर से सुधरवाएंगे तो फिर से भुगतान करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गद्यांश के अनुसार कोई भी व्यापार नहीं चल सकता अगर, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, आप ग्राहकों से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, आप ग्राहकों को रसीद भूल जाने की अनुमति नहीं देते हैं, उत्पादकों का ठीक रूप से प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, या व्यापार को समय नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो राइट वाला है वो इस गद्यांश के अनुसार है फर्स्ट वाला, आप ग्राहकों से अच्छा व्यवहार नहीं करते। ठीक है, अगर आप ग्राहकों से अच्छा व्यवहार नहीं करते तो कोई भी व्यापार नहीं चला सकते आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काउंटर पर खड़ी युवती ने लेखक को हैंडल को शहर में किसी और जगह पर ठीक कराने के लिए बोला, खुद की जिम्मेदारी समझी एवं संचालन का परिचय दिया, लेखक को एक्सचेंज स्कीम के बारे में बताया, या फिर परेशानी के लिए माफ़ी नहीं मांगी। ठीक है, तो इसका जो है बी वाला कि खुद की जिम्मेदारी समझी एवं संचालन का परिचय दिया। ठीक है, यह हो गया आपका। अब जो है आपका नया स्टार्ट हुआ है, आपका जो रीडिंग वाला था वो फिनिश हो गया। अब जो है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जिसका मतलब होता है मात्रात्मक रुझान। ठीक है, मात्रात्मक रुझान जो है आपका वो स्टार्ट हो गया है। अब इसमें जो है क्वेश्चंस हैं आपके सामने। इफ़ y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ y टू द पावर 4 माइनस ay स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यूज ऑफ a एंड b आर। ठीक है, ये जो है कि यदि y की घात 4 माइनस ay का स्क्वायर प्लस b बराबर 0 का गुणनखंड y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 है, तो a और b का मान रिक्त स्थान होगा। तो इसमें जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा और a और b का मान बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है आपका 5 और 4, दूसरा है 5 और माइनस 4, तीसरा है माइनस 5 और 4, और चौथा जो है माइनस 4 और माइनस 5, दोनों ही माइनस में है। तो क्या हो सकता है, तो आप आराम से सॉल्व करिए और देखिए। इसमें जो है थर्ड वाला जो है माइनस 5 और 4 ये सही आंसर है आपका। थर्ड वाला जो है माइनस 5 और 4 ये सही वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इफ़ a एंड b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 2x
-14 इज इक्वल टू 0। देन a³ + b³ इक्वल्स टू, क्वेश्चन हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं, कि यदि समीकरण 2x का वर्ग धन 2x ऋण 14 बराबर 0, 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 14 बराबर 0 के मूल a और b है, तो a की घात 3 धन b की घात 3 का मान होगा। ऑप्शन है आपके पास कि ये जो है इनके मान क्या होंगे। तो पहला ऑप्शन है आपका 22, सेकेंड है आपका 44, थर्ड है आपका -22 एंड फोर्थ इज -44। ठीक है, अब इनमें से जो सही वाला है वो कौन सा होगा, तो इसमें सही वाला जो है वो होगा -22, सी वाला। ठीक है, ये सब आपको सॉल्व करके देखने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आप इनका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 2 आइसोस्केलिक ट्रायंगल्स हैव इक्वल्स एंगल्स एंड देयर एरियाज आर इन द रेशियो 4:9, द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग हाइट्स विल बी। ठीक है, दो समद्विबाहु त्रिकोणों के कोण समान हैं और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, उनकी समरूपी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, दो समद्विबाहु त्रिभुज जो त्रिभुज हैं उनके कोण का जो मान है वो समान है और उनके जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात है 4:9, तो उनकी जो समरूपी ऊंचाई है उसका अनुपात हमें बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है 3:2, ये दूसरा है आपका 2:3, तीसरा है 4:9 और चौथा जो है 9:4। ठीक है, तो चारों में से कौन सा वो एक हो सकता है, तो वो है बी वाला 2:3, ये जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3:4, द रेशियो ऑफ देयर मीडियंस इज, दो समरूपी त्रिकोणों की ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, उनकी मीडियन मतलब मध्यिका, उनकी जो माध्यिका है उसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास 4:5, 9:16, 3:4 और 5:4। ठीक है, तो ये जो है इसमें आपका जो राइट आंसर है वो तीसरा वाला राइट रहेगा, 3:4, 3:4, ये जो है आपका सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज -6, -3, 0, डैश 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 मस्ट बी टेकन दैट द सम बिकम्स 54। ठीक है, एक अनुक्रम दे रखा है आपके पास कि अनुक्रम -6, -3, 0 फिर डैश 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 कि कितने पद का योग 54 बना देंगे। ठीक है, इस जो है इसी अनुक्रम में हम और आगे पद लिखते जाते हैं और उसमें आपको ये बताना है कि कितने पद लिखें कि उनको अगर सबको जोड़ें तो उनका जो योग आए, उनको अगर सबको हम प्लस करें तो जो उनका जो योग आए वो 54 रहे, 54 रहे। ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शन है आपके पास, पहला है 8, दूसरा 9, तीसरा 10 और चौथा 11। कितने पद लें, ठीक है, कितने पद लें तो ये इनका जो योग है वो 54 बन जाए। तो आप देखेंगे कि यदि हम 10 पद ऐसे लें, ठीक है, तो 54 योग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं कि द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन आर इन AP, the smallest angle is 100 degree and the common difference is 10 degree. The number of sides in the polygon is, एक बहुभुज के आंतरिक कोण
अंक गणितीय समांतर श्रेणी में है, एक बहुभुज है जिसके जो आंतरिक कोण जो है वो अंक गणितीय समांतर श्रेणी में है, न्यूनतम जो कोण है वो 100 डिग्री का है और सामान्य जो अंतर है वो 10 डिग्री है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो ये जो है आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं और ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है आपका 8, दूसरा है 9, तीसरा है आइदर 8 और 9 मतलब 8 या 9 दोनों में से कोई लगभग, और चौथा जो है आइदर 10 और 11 मतलब 10 या 11 ये हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका थर्ड वाला सही रहेगा कि 8 या 9। ठीक है, आइदर 8 और 9। ठीक है, ये आपका फिनिश हुआ, आपका जो है मात्रात्मक रुझान क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फिनिश हुआ आपका। अब आपका आता है जनरल मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए आपके। क्वेश्चन नंबर 64 से स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि फ्रॉम अमंग्स द अल्टरनेटिव्स पिक अप द पेयर दैट बेस्ट इल्यूस्ट्रेट्स द गिवन रिलेशंस। ठीक है, नीचे दिए हुए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो दिए गए संबंध को सबसे अच्छे तरीके से समझाता है। ठीक है, आपका जो संबंध है वो क्या दे रखा है इनने? ट्रैफिक रोड। ठीक है, ट्रैफिक और सड़क इनको बहुत ही अच्छे तरीके से जो समझाता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट इज है एरोप्लेन और एरोड्रोम। ठीक है, हवाई जहाज और हवाई अड्डा। दूसरा जो है रूट्स ट्री, जड़ें और पेड़। थर्ड है ब्लड वेन्स मतलब खून और शिरा। और चौथा जो है कार और गैरेज, कार और गराज आपका। ठीक है, तो इनको मतलब अच्छे से जो समझाता हो, ट्रैफिक है और सड़क है मतलब जहाँ सड़क है वहाँ ट्रैफिक लगेगा। ठीक है, तो इसको अगर आप देखें तो इसमें जो है थर्ड वाला जो आपका ऑप्शन दिख रहा है वो खून और शिरा, ब्लड एंड वेन्स, ये वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि कंप्लीट द सीरीज बाय रिप्लेसिंग द क्वेश्चन मार्क। प्रश्न चिन्ह को हटाकर श्रेणी को पूरा करें। आपके पास श्रेणी दे रखी है ZAJ, YBK, XCL, WDM। ठीक है, कैसे देखेंगे आप कि एक सबसे लास्ट वाला लेटर है, बीच में जो है वो फर्स्ट लेटर है और लास्ट में इनने जे दे रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट में अगर हम आते हैं तो Y के बाद सेकंड लास्ट है, Z के बाद सेकंड लास्ट है हमारा Y, A के बाद जो हमारा सेकंड लेटर है वो है B और J के बाद का K कर दिया। ऐसे इनने XCL WDM करा है। तो चौथा जो है आपका वो कौन सा आना चाहिए? ऑप्शन है आपके पास VEN, VEM, VNO या VFM। ठीक है, कौन सा आना चाहिए, कौन सा आना चाहिए? तो आपका जो फर्स्ट वाला जो है VEN, फर्स्ट वाला VEN जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन ए जॉइंट फैमिली, एक कोई सी जॉइंट फैमिली है, कोई सा संयुक्त परिवार है जिसमें राहिल इज़ द सन ऑफ आदित्य। राहिल जो है वो आदित्य का बेटा है। गीतिका आदित्य's sister has a son Vatsalya and a daughter Surabhi. Nanu is the maternal uncle of Vatsalya. How is Rahil
रिलेटेड टू वात्सल्य। ठीक है, एक कोई सा संयुक्त परिवार है, जॉइंट फैमिली है, जिसमें राहिल जो है वो आदित्य का बेटा है, आदित्य की बहन गीतिका का पुत्र वात्सल्य और पुत्री सुरभि है, नानू वात्सल्य का मामा है। तो राहिल वात्सल्य का क्या लगता है? ठीक है, एक भैया बहुत बड़ा परिवार है और ये सब रिश्ते हैं, तो अब बताइए कि राहिल वात्सल्य का क्या लगता है, सोचिए। तो आपके पास जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ये है कि पहला ऑप्शन है आपका ब्रदर, भाई लगता है। सेकंड ऑप्शन है ब्रदर इन लॉ, साला लगता है। थर्ड ऑप्शन है नेफ्यू, भांजा लगता है। या फिर कज़िन, मामेरा भाई लगता है। क्या लगता है? तो इसमें जो है जब आप आराम से सोच विचार करके जोड़ जुड़ा के बताएंगे तो लास्ट में आपका निकलेगा मामेरा भाई, कज़िन लगेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज 3, 8, 15, 24, 34, 48, 63। 3, 8, 15, 24, 34, 48, 63 डैश 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 दी हुई श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है? इनमें जो है ये जो श्रेणी बनी हुई है इसमें कोई सी संख्या गलत आ रही है। ठीक है, तो वो आपको देखना है। ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट 15, सेकंड 24, थर्ड 34 एंड फोर्थ इज 48। 15, 24, 34 और 48 इनमें से कौन सी संख्या इस वाले में गलत आ रही है? ठीक है, तो वो जो है वो है सी वाला 34। ठीक है, 34 जो है वो इसमें रॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। आपके सामने एक पिक्चर दिख रही है ये, और इसमें आपको ट्रायंगल्स गिनने हैं कि इसमें कितने त्रिकोण बने हुए हैं, कितने ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो ये जो है दिए हुए चित्र में कितने त्रिकोण हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, एक ये पूरा 9 या 10, ऐसे अगर हम जोड़ते हैं, गिनते हैं तो कितने त्रिकोण बनेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है आपका 18, सेकेंड है 16, थर्ड है 22 एंड फोर्थ है 26। 18 है, 16 है, 22 है या 26 है। ठीक है, तो इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल जो ट्रायंगल बने हुए हैं, त्रिभुज बनेंगे, वो है 18। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये एक चार्ट दे रखा है उनने, और वो जो है इंटरप्रेट द गिवन डाटा एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, आप इस दिए गए डेटा की व्याख्या कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये डाटा है, आप आराम से देखिए। ये है आपका डाटा। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ श्रमिक जो है, मजदूर जो हैं, उनकी किसी एक देश में संख्या है। ठीक है, इधर ये पेशेवर श्रमिक है, ये कोई प्रबंधन है, कोई सेवा दे रहे हैं, तो ऐसे अन्य अलग अलग प्रकार से उन्होंने जो मजदूर जो श्रमिक है उनको बांट रखा है। ठीक है, अब इसमें जो है निर्माण कार्य और रख रखाव में लगे हुए लोगों की कुल संख्या लाख में क्या होगी? ठीक है, ये जो है इसमें उन्होंने दे रखा है कि द पॉपुलेशन इन लैक्स इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इज। तो उसमें आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कि 1.4, 14, 140 एंड 70। ठीक है, तो लैक्स में, लाख में जो संख्या होगी कितनी होगी? ठीक है, तो वो हम देखते हैं।
लाख में जो संख्या हमें बतानी है तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारे मजदूर है वो है 140। सी वाला जो है आपका सही बैठेगा। इसमें जो है कि निर्माण कार्य और रख रखाव में लगे हुए लोगों की कुल संख्या, ठीक है, निर्माण कार्य और रख रखाव में 10% लोग लगे हुए हैं और जो टोटल है कर्मचारियों की संख्या ये 14 करोड़ है। इस वाले में आप देखेंगे, जब इस वाले सर्कल में अगर आप देखते हैं तो ये जो कुल मजदूर जो हैं वो यहाँ पे ये एक 14 करोड़ हैं, 14 करोड़ व्यक्ति हैं और उसमें से 10% जो है निर्माण कार्य और रख रखाव में है, ये वाले, ठीक है। तो इनमें से जो है हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि निर्माण कार्य और रख रखाव में लगे हुए मजदूरों की कुल संख्या लाख में क्या होगी, ठीक है। तो ये जो है आपका सी वाला आएगा इसमें 140, ठीक है। नेक्स्ट अभी जो है आपका जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ गए हैं। जनरल अवेयरनेस के आपके जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपके पास कि द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टीज वाज, मतलब जो है लोधी वंश का जो संस्थापक है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो लोधी वंश के जो संस्थापक थे कौन थे, तो अब इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या मुबारक शाह, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास कि लोधी वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, इब्राहिम लोधी थे, सिकंदर लोधी थे, बहलोल लोधी थे या मुबारक शाह थे, ठीक है। तो उसमें जो है आपका सही वाला जो आंसर है वो है बहलोल लोधी। लोधी वंश की जो संस्थापक थे वो बहलोल लोधी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ए वेलफेयर स्टेट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द, ठीक है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की बात रिक्त स्थान शामिल हुई, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रीमेम्बल, सेकंड फंडामेंटल राइट्स, थर्ड जो है फोर्थ शेड्यूल एंड फोर्थ इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। भारत में जो है एक भारत का जो संविधान है उसमें कल्याणकारी राज्य की जो बात हुई है तो वो किस में शामिल हुई है, तो प्रस्तावना में शामिल हुई है या मूल अधिकारों में शामिल हुई है या चौथी अनुसूची में शामिल हुई है या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल हुई है, ठीक है। तो जो कल्याणकारी राज्य वाली जो बात है वो आपकी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल हुई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात हो रही है, राज्य कल्याणकारी राज्य है इसलिए स्टेट पॉलिसी में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि ए 2 days G7 summit was held in June 2015, ठीक है। जून 2015 में 2 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास कि लंदन में, ब्रुसेल्स में, बवेरिया में या फिर मैरीलैंड में, ठीक है। तो जून 2015 में 2 दिन की एक G7 शिखर नाम से एक सम्मेलन हुआ था और जो सम्मेलन हुआ था वो जो है आपका बवेरिया में हुआ था, ठीक है। बवेरिया इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, भारत का जो परमाणु ऊर्जा विभाग है वो कब स्थापित किया गया। जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है आपका कि हमारा जो भारत है उसमें परमाणु ऊर्जा जो विभाग है वो कब स्थापित हुआ था, हमारा जो भारत है वो परमाणु ऊर्जा के लिए
एक जो विभाग बनाया था वो कब बना था, तो ये देख लेते हैं हम। आपके पास जो ऑप्शन है कि 3 अगस्त 1950, 3 अगस्त 1950, 3 अगस्त 1954, 3 अगस्त 1952 एंड 3 अगस्त 1956। मतलब भैया ये तो बात है कि 3 अगस्त को ही हुआ था, लेकिन सन अलग अलग हैं। ठीक है, 3 अगस्त 1950 में हुआ था, कि 3 अगस्त 1954 में हुआ था, कि 3 अगस्त 1952 में हुआ था, या 3 अगस्त 1956 में हुआ था। ठीक है, तो हमारा जो भारत जो है इसमें परमाणु ऊर्जा विभाग जो है DAE, वो जो स्थापित हुआ था उसकी जो दिनांक है, जो तारीख है, वो है 3 अगस्त 1954। सेकंड वाला जो आपका ऑप्शन है 3 अगस्त 1954 को हमारे भारत में एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट बन गया था, हमारे भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ स्टार्ट ए रूरल मार्केटिंग नेटवर्क कॉल्ड ई चौपाल्स। ठीक है, ई चौपाल्स जो है ये, तो निम्नलिखित कंपनियों में से ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन नेटवर्क किसने शुरू किया। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन है आपके पास के ITC ने, डाबर ने, या फिर प्रॉक्टर एंड गैम्बल, या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, ये नाम आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर। जब आप ऐड वगैरह देखते हो तो इसमें कहीं ना कहीं इसका जिक्र होता है। ठीक है, तो इनमें से किस कंपनी ने भारत में ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन नेटवर्क शुरू किया। ठीक है, तो इसमें जो है ITC जो है, ITC ने भारत में ग्रामीण क्षेत्र में ई चौपाल नामक नेटवर्क स्टार्ट किया था। अगला हमारा क्वेश्चन कि which of the following is mainly leading to the depletion of the ozone layer। ठीक है, निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से ओजोन परत का ह्रास के लिए अग्रणी है। लो भैया, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी पूछ सकते हैं कि हमारी जो ओजोन परत बनी हुई है, ओजोन लेयर बनी हुई है, तो उसका जो ह्रास हो रहा है उसके लिए कौन सी गैस मुख्यतः उत्तरदायी है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है NO2, CO, SO या CFC। ये जो है इनमें से कौन सी गैस जो है वो कौन है जो मुख्य रूप से ओजोन परत के ह्रास के लिए अग्रणी है। ठीक है, तो ये जो CFC है ये मुख्य रूप से ओजोन के ह्रास के लिए अग्रणी है। ठीक है, ये जो है आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो फिनिश हुआ। थैंक यू।